गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम गोयनका। आज हम एमए फाइनल में ऑप्शनल पेपर इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत सोशल एंड मास बैंकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। सोशल एंड मास बैंकिंग अर्थात सामाजिक व मास बैंकिंग के बारे में हम सर्वप्रथम सोशल एंड मास बैंकिंग की अवधारणा को विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ भारत में इस दिशा में किए गए प्रयासों का विश्लेषण भी करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सोशल एंड मास बैंकिंग की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंड मास बैंकिंग। किसी देश की आर्थिक प्रगति में बैंकिंग एक बुनियादी भूमिका निभाता है। यह लोगों के बीच बचत की आदतें विकसित करने में मदद करता है, जिससे देश में निवेश के लिए आधार बनता है और पूंजी निर्माण के कार्य को गति मिलती है। इसके साथ साथ जरूरतमंद लोगों को समय पर ऋण प्रदान करके बैंक उनकी मदद भी करते हैं। परंतु भारत में अधिकांश गरीब, ग्रामीण तथा अर्ध शहरी जनसंख्या बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ रही है। परिणाम स्वरूप उन्हें निजी मनी लेंडर्स पर निर्भर रहना पड़ा और वे मनी लेंडर्स बहुत अधिक ब्याज की दर वसूल करते थे, जिससे ये गरीब लोग ऋण के दुष्चक्र में फंस जाते थे। आजादी के बाद से ही सरकार के यह प्रयास रहे कि वे वित्तीय संस्थाओं का विस्तार ग्रामीण व अविकसित क्षेत्रों में किया जाए, ताकि इन क्षेत्रों की भी औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ सके। परंतु बैंक अनबैंक्ड क्षेत्रों को कवर करने के बजाय केवल लाभदायकता पर ही ध्यान केंद्रित करते थे। सामाजिक बैंकिंग नीतियों को वाणिज्य बैंकों के फोकस को चयनात्मक बैंकिंग से मास बैंकिंग पर शिफ्ट करने के लिए ही बनाया गया था। तो भारत में सामाजिक बैंकिंग नीतियों का मुख्य उद्देश्य था वाणिज्य बैंकों के फोकस को चयनात्मक बैंकिंग से मास बैंकिंग पर शिफ्ट करना। डॉक्टर रोलैंड बेनिंगटर ने 1911 में अपनी एक पुस्तक में सामाजिक बैंकिंग को बहुत सही रूप से परिभाषित किया है। उनके अनुसार सामाजिक बैंकिंग का तात्पर्य है अंतरात्मा की आवाज के साथ बैंकिंग, अर्थात बैंकिंग विद अ कॉन्शियंस। सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों का फोकस समुदाय में निवेश करने में, वंचितों के लिए अवसर प्रदान करने में तथा सामाजिक, पर्यावरणीय एवं नैतिक एजेंडे को समर्थन प्रदान करने में रहता है, न कि परंपरागत बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पर, प्रॉफिट्स पर। तो बैंकों का ओरिएंटेशन और उनका फोकस बदल जाता है, अर्थात सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों की बॉटम लाइन बदलकर प्रॉफिट नहीं रहती, सिर्फ इसके अलावा उसमें 3 चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। प्रॉफिट के साथ साथ उसमें पीपल एंड प्लेनेट भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो यानी कि बैंक अब ट्रिपल बॉटम लाइन पर फोकस करते हैं, प्रॉफिट्स, पीपल एंड प्लेनेट्स। इस प्रकार सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित चीजों को सम्मिलित किया जाता है, या इसके अंतर्गत हम बैंकों को निम्नलिखित तत्वों पर, निम्नलिखित फैक्टर्स पर फोकस करने पर के लिए प्रेरित किया जाता है। नंबर 1, गरीब जनसंख्या को बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करना। नंबर 2, उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए कार्य करना। नंबर 3, उनके लिए औपचारिक साख की आसान व्यवस्था करना। नंबर 4, खाता खोलने में औपचारिकताएं कम करना। गरीब लोगों को यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे शिक्षा और फॉर्मेलिटीज को बहुत आसानी से कोप अप नहीं कर पाते, इसलिए इन औपचारिकताओं को कम करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा नेक्स्ट, बैंकों तक उनकी पहुंच को आसान बनाना, और इसके अलावा लास्ट है बैंक स्टाफ को उनके लिए मित्रवत एवं सहायक बनाना। तो गरीबों के लिए बैंक स्टाफ का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली हो और वे उनकी निरंतर मदद करें, यह बहुत आवश्यक है, और बैंकों को इसके लिए प्रेरित करना सामाजिक बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो संक्षेप में वह बैंकिंग प्रणाली जिसमें बैंक
गरीब के लिए बैंकिंग सुविधा प्रावधानों को सब्सिडाइज करें, यानी कि बहुत सहूलियत वाला बनाएं, तथा बैंकों का ध्यान जनसाधारण यानी कि मासेस की सेवा करने की ओर रहे। और सामाजिक बैंकिंग, यही सामाजिक बैंकिंग कहलाता है। भारत में सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसको अब हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रोग्रेस ऑफ सोशल बैंकिंग इन इंडिया। भारत में आजादी के बाद से ही सामाजिक बैंकिंग विभिन्न चरणों से होकर गुजरी है, विभिन्न स्टेजेस से होकर गुजरी है, और इसमें अनेक वर्जन्स भी इसके अंतर्गत इंक्लूड रहे हैं, सम्मिलित रहे हैं। सबसे पहला स्टेप था भारत में सामाजिक बैंकिंग के युग की शुरुआत बैंकों के राष्ट्रीयकरण की थी, यानी कि बैंकों का जब 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया, यह सामाजिक बैंकिंग के युग की शुरुआत थी। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था वंचितों को फंड्स का आवंटन करना ताकि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो, निजी व्यावसायिक घरानों तथा निगमित क्षेत्रों का, कॉरपोरेट सेक्टर का बैंकों पर एकाधिकारी नियंत्रण समाप्त हो तथा देश भर में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो। साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन को भी कम करना नेशनलाइजेशन का प्रमुख उद्देश्य रहा था। इस क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण जो कदम था वो था लाइसेंस राज में शाखाओं का तेजी से विस्तार होना। एक वाणिज्य बैंक के लिए लाइसेंस राज्य में यह अनिवार्य कर दिया गया था कि यदि वह बैंक्ड एरिया में, यानी कि जहां ऑलरेडी बैंक की शाखाएं हैं, वहां पर यदि वो कोई नई शाखा खोलना चाहता है और उसके लिए लाइसेंस लेना चाहता है, तो उसे अनबैंक्ड क्षेत्र में, यानी कि गैर बैंकीकृत क्षेत्र में भी 4 शाखाएं खोलना आवश्यक है। तो इस तरह से यह 1:4 का रेशो था, यानी कि बैंक्ड एरिया में अगर एक शाखा खोलनी है तो गैर बैंक एरिया में भी उसे 4 शाखाएं खोलनी ही पड़ेंगी, तभी उसे लाइसेंस मिलेगा। इस लाइसेंस नियम के कारण बैंकों की शाखाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। थर्ड जो मुख्य कदम इस ओर लिया गया, उठाया गया, वह था वाणिज्य बैंकों को उनके अग्रिमों का 40% भाग प्राथमिकता क्षेत्र को देने के लिए कहना, यानी मजबूर किया गया है उनको, उनकी नीति का भाग बनाया गया कि वाणिज्य बैंक अपनी कुल एडवांसेस का, टोटल आउटस्टैंडिंग एडवांसेस का 40% भाग केवल प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे। प्राथमिकता क्षेत्र यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर के ऋण के अंतर्गत कृषि के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन ऋण, लघु उद्योगों के लिए ऋण, सूक्ष्म इकाइयों यानी कि माइक्रो यूनिट्स, कारीगरों यानी कि आर्टिसंस, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों, खुदरा व्यापार यानी कि रिटेल ट्रेड, छोटे सड़क व पानी यातायात संचालकों, व्यवसायियों तथा स्वरोजगार वाले व्यक्तियों तथा शिक्षा के लिए ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। और वाणिज्य बैंकों को यह कहा गया कि वे अपने कुल ऋणों का 40% भाग इस क्षेत्र को प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाएं भी इस क्षेत्र में चलाई गई सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र में प्रगति के लिए, जैसे कि लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, स्वरोजगार क्रेडिट योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना तथा राष्ट्रीय इक्विटी फंड योजना। छोटे उद्यमियों को ये सब योजनाएं उनके प्रोजेक्ट्स में सहयोग करने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट बैंक भी स्थापित किए गए, जैसे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRBs। इनकी स्थापना की गई, जिनका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली भारतीय जनसंख्या की सेवा करना। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य योजनाएं भी थी जो इस क्षेत्र में काफी मददगार रही, जैसे कि लीड बैंक स्कीम, सर्विस एरिया अप्रोच तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आदि बैंक लिंकेज कार्यक्रमों को प्रारंभ करने से भी सोशल बैंकिंग के क्षेत्र में काफी मदद मिली। भारत में सोशल बैंकिंग अनेक चरणों से होकर निकली है। ये चरण मुख्य रूप से 3 रहे हैं।
प्रथम चरण जो था वो 1960 से 1990 के बीच का था। इस चरण के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा उसके पश्चात ब्रांच मल्टीप्लिकेशन एवं प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण के माध्यम से उपेक्षित क्षेत्रों, विशेष रूप से समाज के कमजोर तबकों को ऋण देने पर जोर दिया गया। दूसरा चरण 1990 से 2005 की अवधि में रहा। इसके अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के रूप में वित्तीय संस्थाओं को मजबूत बनाने पर फोकस किया गया। इस अवधि के दौरान सामाजिक बैंकिंग का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैंक लिंकेज प्रोग्राम तथा किसान क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो इस अवधि में ये मुख्य रूप से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैंक लिंकेज प्रोग्राम तथा किसान क्रेडिट कार्ड, ये तीनों मुख्य माध्यम थे सोशल बैंकिंग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तथा बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का समर्थन प्राप्त था। यह कार्यक्रम सहयोगात्मक समूह गतिविधियों जो कि गरीबों के द्वारा चलाई जाती थी, उनको सहयोग प्रदान करने के लिए था, ताकि उन्हें बैंकिंग सुविधाएं बहुत ही शीघ्रता से और आसानी से उपलब्ध करवाई जा सके। सोशल बैंकिंग के क्षेत्र में तीसरा चरण 2005 के बाद शुरू हुआ। इस चरण में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को राष्ट्रीय स्तर पर गहनता से शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत नो फ्रिल्स अकाउंट के माध्यम से बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। वित्तीय समावेशन केंद्रीय सरकार के अनेक नीतियों व योजनाओं का मुख्य बिंदु रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भी इसी दिशा में एक मैसिव इनिशिएटिव रहा है। इसका उद्देश्य देश के गरीब से गरीब लोगों को, गरीबतम लोगों को बिना किसी परेशानी एवं औपचारिकता के बैंक खाते प्रदान करना है। भारत में वाणिज्य बैंकों के द्वारा सोशल बैंकिंग के जो प्रयास किए गए थे, उसके मुख्य जो माइलस्टोन्स हैं वो इस तरह से रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये सर्वप्रथम और सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा है, मील का पत्थर साबित हुआ है सोशल बैंकिंग की दिशा में। गरीबों तथा वंचितों को बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वे अपने अग्रिमों का 40% प्राथमिकता क्षेत्रों को उधार देंगे, जबकि विदेशी बैंकों के लिए यह 32% रखा गया था। मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अधिकांश बैंकों ने अपने प्राथमिकता क्षेत्रों को उधार देने संबंधी लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 41.89% ऋण, निजी क्षेत्र के बैंकों ने 43.96% ऋण तथा विदेशी बैंकों ने 41.20% तथा समग्र रूप में अगर हम देखें तो सभी बैंकों ने कुल मिलाकर 42.88% ऋण प्राथमिकता क्षेत्रों को प्रदान कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। दूसरा माइलस्टोन इस क्षेत्र में रहा है एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक प्रकार का उद्यम होता है। ये सामूहिक बैंक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये अपने सदस्यों से बचतों का संग्रहण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सदस्य यहाँ से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रुप डेबिट और क्रेडिट दोनों ही प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो अपनी बचतें जमा करते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर यहाँ से ऋण भी ले सकते हैं। अधिक ऋण की आवश्यकता हो तो वो बैंकों से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल क्रेडिट के लिए वे बैंकों के साथ जुड़े हुए होते हैं। बैंक लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू वो बैंकों से जुड़े हुए होते हैं। भारत में वर्तमान में लगभग 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह हैं। इनमें से अनेक तो पहले से ही सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों का संचालन कर रहे हैं, यानी कि वो ये सब ऑफिशियली शुरू करने से पहले ही चल रहे हैं। भारत में करीब 10 करोड़ लोग स्वयं सहायता समूहों में सम्मिलित हैं।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का समग्र बैंक बैलेंस लगभग 6500 करोड़ रुपए का है। और भारत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि 90% स्वयं सहायता समूह पूर्ण रूप से महिलाओं के हैं, वुमेन के हैं। और ये वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो माइलस्टोन सोशल बैंकिंग के क्षेत्र में रहा है और बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SSGY। SSGY जो है वो 1999 में सबसे पहले शुरू की गई थी 1999 में। 2011 में इसका नाम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया था। इसका नाम बदलकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसका एक अन्य योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना DDUAY में इसका विलय कर दिया गया था, इसको उसमें मर्ज कर दिया गया। 2014 से लेकर 2016 तक 4.54 लाख शहरी युवाओं को इसमें इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया और उसमें से 1 लाख लोगों को करीब रोजगार भी दिया गया। व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य के लिए 73,746 लाभार्थियों को 7% की ब्याज की दर पर 5.51 बिलियन रुपए का ऋण भी प्रदान किया गया DDUAY योजना के तहत। इसके अतिरिक्त सामूहिक उद्यमों के लिए 0.54 बिलियन रुपए का ऋण भी वितरित किया गया। तो ये सोशल बैंकिंग के क्षेत्र में मुख्य मील के पत्थर या माइलस्टोन्स भारत में रहे हैं और इन्होंने सोशल बैंकिंग के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद की है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में सोशल बैंकिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण के बाद काफ़ी प्रगति हुई है और बैंकों का फोकस चेंज हुआ है, परंतु बैंकों के द्वारा सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र में ऋण प्रदान करना या सामाजिक बैंकिंग पर फोकस करना इतना आसान नहीं रहा है। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को जनसाधारण को सतत एवं किफ़ायती रूप में यानी कि सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से अगर ऋण उपलब्ध करवाना है तो उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बैंकों को उनकी ऋण नीतियों को निरंतर मूल्यांकन करते रहना पड़ता है, रिवाइज करते रहना पड़ता है ताकि वे हानि में ना रहें और इसके हानि में रहे बगैर यानी कि लाभ भी कमाना ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि हानि में रहेंगे तो वो वायबल नहीं रह पाएंगे, लेकिन साथ साथ उन्हें अपने सामाजिक उद्देश्यों को भी प्राप्त करना होता है। तो इसीलिए उन्हें अपनी नीतियों को निरंतर मूल्यांकन करते रहना ज़रूरी होता है ताकि वो दोनों तरफ बैलेंस बनाकर रख सकें। इसके अलावा बैंक स्टाफ को भी तकनीकी रूप से भी ज्ञानी होना पड़ता है, तकनीकी ज्ञान की भी उनको आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजी बैंक में आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, तो उन्हें उस तरफ भी बहुत एडवांस्ड होना पड़ता है, लेकिन साथ साथ समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के प्रति भी बहुत संवेदनशील होना पड़ता है। भारत के पास जनसाधारण के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए तथा उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सुदृढ़ नीतियां हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क है हमारे पास। अब आवश्यकता है कि उनको प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि सोशल बैंकिंग के क्षेत्र में उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। धन्यवाद।